हेलो क्लास 12th वाले बच्चों, कैसे हो आप सब। बिजनेस का पेपर आने वाला है और हमने जो एक लास्ट टू लास्ट क्लास डाली थी वो भी बिजनेस की डाली थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर के ऊपर, जिसमें मैंने आपको पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगभग ज़्यादातर टॉपिक वो मैंने आपको समझाए, समरी फॉर्म में समझाए, बहुत ज़्यादा हमने उसे डिटेल में नहीं पढ़ा था। फिर उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन देखे, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, कैपिटल बस्टिंग की रिक्वायरमेंट, ये अलग अलग बेस्ड टॉपिक हमने उस चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, वो मैं आपको सैम्पल पेपर में दिखा दूंगा। अभी मेरे को आपको एक दूसरा चैप्टर और करवाना है, मतलब धीरे धीरे जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवाता हुआ चलता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जस्ट बाद आता है हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ बच्चों, तेजी से इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी हो जाए। देखो, सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। भाई, फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक प्रोवाइड करवाता है उन लोगों में जिनके पास पैसा सेव है और उन लोगों में जिनको पैसे की जरूरत है। तो जो सेवर है और जो बोरोवर है, उन लोगों को आपस में लिंक प्रोवाइड करवाता है कौन? फाइनेंशियल मार्केट। दिस मार्केट ट्रांसफर द मनी और कैपिटल, इस मार्केट से पैसा ट्रांसफर होता है फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस, उन लोगों से जिनके पास पैसा एक्स्ट्रा था, से उन लोगों के पास जिनको पैसे की क्या है? जरूरत। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस पैसा है, वो उस पैसे को उन लोगों को दे रहे हैं जिनको पैसे की जरूरत है। ठीक है, खत्म। जनरली द इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर होते हैं वो सरप्लस यूनिट्स होती है, मतलब इन्वेस्टर के पास पैसा पड़ा हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए। और जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस इंटरप्राइजेस होते हैं, वो आमतौर पे डेफिशिट यूनिट्स होती है, मतलब उनको पैसे की जरूरत है। तो इन्वेस्टर बिजनेसेस को पैसा देता है, तो सेवर बोरोवर को पैसा दे देता है। ठीक है, ये इसकी मीनिंग हो गई। पेपर के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो भाई, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। हमने फाइनेंशियल मार्केट की मीनिंग पढ़ ली, अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो क्या होता है, ध्यान से देखना। लिखा हुआ है फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म फॉलोइंग 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आओ एक बार देख लेते हैं। 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है टोटल, इसके आपके सामने नजर आ रहे होंगे। ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक बार मैं चारों को बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है इनका सेविंग्स को मोबिलाइज करना। मोबिलाइज का मतलब क्या हुआ? मोबिलाइज का मतलब हुआ ट्रांसफर करवाना उन लोगों से जिन लोगों के पास पैसा एक्स्ट्रा है, से उन लोगों के पास जिनके पास पैसे की जरूरत है, जिनको पैसे की जरूरत है। और ये प्रोसेस फाइनेंशियल मार्केट करवा रहा है, और इससे पैसा मोस्ट प्रोडक्टिव चीजों में लग पा रहा है। मोस्ट प्रोडक्टिव चीजों में मतलब अच्छी अच्छी चीजों में लग पा रहा है। तो ये अच्छी जगह पे पैसा लगवाने में हेल्प कौन कर रहा है? फाइनेंशियल मार्केट। पढ़ना ध्यान से बच्चों, क्या लिखा हुआ है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। चैनलाइजिंग करवा रहा है, एक तो सेविंग्स को ट्रांसफर करवा रहा है, दूसरा उन्हें अच्छी जगह पे लगवा रहा है। पूरा पॉइंट पढ़ लो। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक, ये ऊपर वाली लाइन है, सेवर के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में। फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर सेविंग्स ऑफ सेवर्स टू मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो मैं अच्छी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, तो मुझे इन्वेस्टमेंट करवाने में कौन हेल्प कर रहा है? फाइनेंशियल मार्केट। अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करवाने में कौन हेल्प कर रहा है? मेरा फाइनेंशियल मार्केट। अगर ये ना होता फिर इन्वेस्टमेंट मुश्किल हो जाता। ठीक है, अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट मुश्किल हो जाता। दूसरा, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। बेटा, किसी भी चीज का प्राइस उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे टिका होता है। तो यहाँ पे शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आमतौर पे शेयर्स की भी डिमांड और सप्लाई होती है, तो उससे उनका प्राइस पता चलता है। तो सेकंड फंक्शन फाइनेंशियल मार्केट का है कि वो सिक्योरिटीज का प्राइस पता चलवाता है। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स का। लिखा हुआ है प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी चीज का प्राइस डिमांड सप्लाई पे टिका होता है। सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। बेटा, इस चैप्टर में हम फाइनेंशियल एसेट्स, बेसिकली सिक्योरिटी, इन सब की बातें करेंगे, शेयर्स वगैरह की। इन द फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो कुल मिलाकर डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से फाइनेंशियल मार्केट अलग अलग सिक्योरिटी के प्राइस पता लगवाता है। पहला फंक्शन मोबिलाइज करवाता है और अच्छी जगह पे पैसा लगवाता है। अच्छी जगह को पैसे लगवाने को बोलोगे मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में पैसा लगवाता है, ये इसका फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन हो गया। दूसरा, ये प्राइस डिस्कवरी करवाने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तीसरा, ये प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी। भाई, मेरा फाइनेंशियल एसेट, मेरा शेयर स्टॉक मार्केट में जो भी पड़ा है, जब मेरा मन करेगा मैं बेच सकता हूं। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा रहा है। जब मेरा मन करे मैं उसे इजीली सेल कर सकता हूं और मेरे को पैसा मिल जाएगा। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाने की अहम भूमिका निभा रहा है फाइनेंशियल मार्केट। एंड द फोर्थ,
reduce the cost of transaction. Financial market provide complete information regarding price. Financial market बोले तो स्टॉक मार्केट मेन है इसके अंदर। स्टॉक मार्केट आपको प्राइस के बारे में, कॉस्ट के बारे में, अलग अलग सिक्योरिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इट मींस आपको ज्यादा कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सो इन्वेस्टर एंड कंपनी डू नॉट हैव टू स्पेंड मच। इट मींस ना इन्वेस्टर को ना कंपनियों को ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम। फिर से बोल देता हूं, देखो सबसे पहले सेविंग्स को मोबिलाइज करवाता है और अच्छी जगह पे लगवाता है। दूसरा, प्राइस डिस्कवरी करवाता है। फाइनेंशियल मार्केट है तो सिक्योरिटी का प्राइस इजीली पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है। बेटा ध्यान देना, फाइनेंशियल एसेट ही लिखना। और चौथा, ये रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को, क्योंकि इन्वेस्टर्स को और जो भी कंपनियां हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट में रेडली अवेलेबल हो जाती है, तो उनको अपने एंड पे ज़्यादा कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका फायदा है। फायदा भी बोल सकते हो आप इसे, फंक्शन भी बोल सकते हो और इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो। भाई खत्म। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे टॉपिक क्या लिखा हुआ है? क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बेटा क्लासिफिकेशन बहुत ही इजी होने वाला है। आपने ये सुना होगा, मनी मार्केट होता है और कैपिटल मार्केट होता है। तो आओ देखते हैं एक एक करके मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में। ये रही हमारी अगली स्लाइड, ध्यान से। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। मनी मार्केट क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है पढ़ो, पहली लाइन से पढ़ना। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। भाई यही काम का था। मनी मार्केट कौन से फंड्स के लिए होता है? शॉर्ट टर्म, ठीक है। यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर, जो आमतौर पे 1 साल के लिए यूज किया जाता है। जनरली मनी मार्केट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। भाई ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से देख लेना। पहली इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये शॉर्ट टर्म के फंड्स देता है मनी मार्केट। दूसरा, क्योंकि शॉर्ट टर्म का है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के काम आता है। तो ध्यान देना बेटा, ये वर्किंग कैपिटल हमारे जो डेली मर्रा के खर्चे उनके लिए काम आता है। ट्रांजैक्शन ऑफ मनी मार्केट इंक्लूड लैंडिंग एंड बोरोइंग। यहाँ पे आप लैंड करते हो, बोरो करते हो शॉर्ट पीरियड के लिए। एंड ऑल्सो सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, और सेल परचेज भी होता है। देखो बेटा, लोन लेना देना भी होता है और सेल परचेज भी होता है, और दोनों ही 1 साल से कम के लिए हो रहा है। ठीक है जी भाई, बोलो भाई डन। तो मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। यहाँ पे सेल, परचेज, लैंडिंग और बोरोइंग चलती है 1 साल से कम के दौरान। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ये आमतौर पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करवाने में हेल्प करता है। ठीक है भाई। अब फीचर्स लिखे हुए शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसकी कोई जियोग्राफिकल फिक्स लोकेशन नहीं है। बेटा पूरे फाइनेंशियल मार्केट में आप यही पढ़ोगे, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। नॉर्मली मार्केटों में क्या होता है, सरोजनी नगर मार्केट एक फिक्स लोकेशन है, लेकिन इस फाइनेंशियल मार्केट में कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। यहाँ पे बड़ी बड़ी संस्थाएं इन्वॉल्व है, लाइक आरबीआई इन्वॉल्व है, कमर्शियल बैंक इन्वॉल्व है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये सारी संस्थाएं फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट को प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती है। कॉमन इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आमतौर पे क्या इस्तेमाल होता है? तो बेटा ट्रेजरी बिल इस्तेमाल होता है, सीपी कमर्शियल पेपर इस्तेमाल होते हैं, सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इस्तेमाल होते हैं, कमर्शियल बिल इस्तेमाल होते हैं। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं जिनका लेन देन खरीदना बेचना चल रहा होता है। आप कमर्शियल बिल, टी पेपर, टी बिल्स, ऐसे करके 2-3 एग्जाम्पल जरूर याद करके जाना। इतना पॉइंट बनाकर आप आराम से मनी मार्केट के बारे में लिख सकते हो। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का होता है, ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में हेल्प करता है। बोलो भाई डन। मनी मार्केट की मेरे ख्याल से मीनिंग क्लियर हो गई होगी। अब ना बच्चों, नीचे पता है क्या दे रखा है? ये जो इंस्ट्रूमेंट नीचे लिखे हुए थे ना, ट्रेजरी बिल, सीपी और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उनको एक्सप्लेन कर रखा है। वो हमारे लिए सिलेबस के लिए ज्यादा काम के नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अब अगला वर्ड पढ़ेंगे, देखो ध्यान से। मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट थे, एक मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट। तो ये कैपिटल मार्केट वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इस पे हम थोड़ा सा समय लगाते हुए पढ़ेंगे, जो जो चीजें होंगी उसे डिटेल में देखते हुए चलेंगे। आओ देखते हैं। लिखा हुआ है, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर, ये वो मार्केट है जहां पे कौन सी ड्यूरेशन के लिए, आपको नजर आ गया होगा, जो शॉर्ट के अलावा बोले तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के फंड्स देता है। इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी संस्थाएं, सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म का पैसा प्रोवाइड करवा रहे हैं। इट डज नॉट इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व नहीं होते। और यहाँ पे आमतौर पे क्या खरीदा बेचा जाता है? शेयर्स, आगे ना शेयर मार्केट, डिवेंचर खरीदा बेचा जाता है, लिया दिया जाता है, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक डिपॉजिट। ये सारे वर्ड आपने ज्यादा सुने होंगे, और ये सारे वर्ड इस्तेमाल होते हैं कैपिटल मार्केट में। कमर्शियल बिल, टी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब इस्तेमाल होता है मनी मार्केट में। शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ये तो कितने कॉमन वर्ड है, ये सब इस्तेमाल होते हैं कैपिटल मार्केट में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कैपिटल मार्केट की डेफिनेशन। कैपिटल मार्केट कैन बी डिफाइंड एज मैकेनिज्म, एक ऐसा व्यवस्था, सिस्टम, मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म
जो चैनलाइज करवाता है, हेल्प करवाता है चैनलाइज कराने मतलब ट्रांसफर करवाने में, सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करता है, अच्छी इन्वेस्टमेंट करवाने में। कैपिटल मार्केट एलोकेट द कैपिटल रिसोर्सेज अमंग अल्टरनेटिव यूजर्स, कैपिटल मार्केट में हम हमारे पैसे को अलग अलग यूजर्स में लगा सकते हैं। इट इंटरमीडिएट्स फ्लो ऑफ सेविंग ऑफ दोज हु सेव अपार्ट, इससे उन लोगों की जिनके पास सेविंग है उनकी सेविंग अच्छी जगह पे चली जाती है। तो बेटा सेम मीनिंग तो अपने फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ी, जो मीनिंग फाइनेंशियल मार्केट की है वही मीनिंग तो कहाँ पे लिखी हुई है, कैपिटल मार्केट की। बस इतना जोड़ देना कि ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का होता है, और यहाँ पे शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है भाई, आगे कैपिटल मार्केट के कुछ बेटा फीचर्स दे रखे हैं, आपको कुछ नया नहीं लगेगा क्योंकि आपने कुछ कुछ पहले जैसा पढ़ा हुआ है। आओ देखना एक बार ध्यान से। सबसे पहला, ये पहला वही वाला पॉइंट है जो आपने वहां पे पढ़ा था, लिंक प्रोवाइड करवाता है। किस किस के बीच में लिंक प्रोवाइड करवाता है? सेवर्स के बीच में और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बीच में। मेरे पास पैसा है, मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मेरे को इन्वेस्टमेंट करवाने में हेल्प करेगा कैपिटल मार्केट। अगर कैपिटल मार्केट नहीं होता तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। ये इसका फंक्शन भी है, इंपॉर्टेंस भी है। दूसरा, डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बेशक बेटा हेडिंग में लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लेकिन आप अंदर लिखना कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में डील करता है, ये शॉर्ट टर्म में डील नहीं करता। दूसरा फीचर भी बच्चों वाला है, दोनों में डिफरेंस आया तो इसी तरीके से डिफरेंस बन जाएगा। तीसरा, यूटिलाइज इंटरमीडियरी। बेटा ये बात है काम की, यहाँ पे ब्रोकर्स, अंडरराइटर, ये सब आपने वर्ड सुने होंगे, इनका इस्तेमाल होता है। वहां पे इन लोगों का इस्तेमाल कम से कम होता है। यहाँ पे ब्रोकर्स का, अंडरराइटर का, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का, डिपॉजिटरी का, ये सारे मैं इंटरमीडियरी के नाम बता रहा हूँ, ये सब आगे जाकर आएगा। इन सब का इस्तेमाल होता है कैपिटल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट में इन लोगों का इस्तेमाल नहीं होता। तो हमारे 3 पॉइंट तो यहीं पे खत्म हो गए। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कैपिटल मार्केट। पहला, लिंक प्रोवाइड करवाता है, बट ये तो है ही है, ये तो फाइनेंशियल मार्केट की मीनिंग थी, तो कैपिटल मार्केट की होगी। दूसरा, ये डील करता है लॉन्ग टर्म में, अपने को याद हो गया है, वहां पे शॉर्ट टर्म में डील करता है, यहाँ पे मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में। और तीसरा, ये इंटरमीडिएट्स की हेल्प लेकर ही काम करवाता है, लाइक अंडरराइटर, ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये सारे लोग इनके इंटरमीडिएट्स होते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ या डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा देश की ग्रोथ, आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, देश की ग्रोथ कैपिटल फॉर्मेशन पे टिकी होती है, और कैपिटल फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है कैपिटल मार्केट। खत्म हो गया। देश की ग्रोथ टिकी हुई है कैपिटल फॉर्मेशन पे, और कैपिटल फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करवा रहा है कैपिटल मार्केट। खत्म हो गया। अगला, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ भाई, स्टॉक मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केट को, कैपिटल मार्केट को गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत काम करना पड़ता है। और बेसिकली इसके जो मेन रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेबी ने बता रखे हैं। किसने बता रखे हैं? सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी इस चैप्टर के लास्ट में आएगा। तो बेटा देखो कितने बच्चों वाले पॉइंट थे। अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए आया मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट तो हद ईजी पॉइंट था। इस वाले में इंटरमीडियरी वगैरह इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे इंटरमीडियरी वगैरह इस्तेमाल नहीं होते। यहाँ पे शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, वहाँ कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सब इस्तेमाल होता है। ये लॉन्ग टर्म का होता है, वो शॉर्ट टर्म का होता है। वो वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए होता है, ये फिक्स्ड एसेट्स के लिए चाहिए होता है। ये भी डिफरेंस बना सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा होते हैं, वहाँ पे एसेट बहुत ज्यादा नहीं होते वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है। यहाँ वाला पैसा, कैपिटल मार्केट वाले पैसे से कैपिटल फॉर्मेशन होता है। भाई खत्म। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपको याद हो गया होगा, और ध्यान से नहीं पढ़ रहे तो ध्यान से पढ़ लो। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा कैपिटल मार्केट कैसा होता है? तो एक अच्छा कैपिटल मार्केट वो होता है जहां पे कॉस्ट कम से कम लगे, जहां पे देश की ग्रोथ हो, जहां पे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो फ्री हो। फ्री मतलब किसी के दबाव में ना हो, फेयर हो, अच्छे से कंपटीशन हो और ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शिता हो, किसी से कोई छुप ना रहा हो। ठीक है, ऐसा कैपिटल मार्केट होना चाहिए जहां सबको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके और कैपिटल अच्छी जगह से, अच्छी तरह से इस्तेमाल हो रहा हो। तो एक अच्छा कैपिटल मार्केट वो होता है जहां पे कोई धोखाधड़ी ना हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, कॉस्ट कम से कम लगे, इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाए। एक ऐसा अच्छा, एक आइडियल कैपिटल मार्केट ऐसा होना चाहिए। तो ये वो छोटा सा टॉपिक था, चांसेस कम है। अब बेटा जो मेन टॉपिक है वो ये, ध्यान से देखिएगा। कैपिटल मार्केट भी अंदर दो तरीके का है, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहां पे फर्स्ट टाइम खरीदा बेचा जा रहा है, और सेकेंडरी मार्केट जहां पे सब्सिक्वेंट टाइम, फर्स्ट के अलावा जो भी टाइम बेचा जा रहा है वो हो गया सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में हमारा शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट आ जाता है, क्योंकि वहां पे फर्स्ट टाइम थोड़ी ना, बाद में खरीदा बेचा जा रहा है। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। आओ, ये पेपर के लिए काम का है।
प्राइमरी मार्केट ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट। प्राइमरी मार्केट का एक और नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यू इश्यू मार्केट। ठीक है, नया इश्यू हो रहा है। एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटी आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी कौन से टाइम बेची जा रही है, फर्स्ट टाइम। दैट इज न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फ्रॉम द कंपनी, नई सिक्योरिटी कंपनी इशू कर रही है, फर्स्ट टाइम कंपनी इशू कर रही है, तो उसे बोला गया प्राइमरी मार्केट, पहली बार इशू हुआ। ठीक है, प्राइमरी कैपिटल मार्केट है तो ये कैपिटल मार्केट का ही पार्ट। डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन कैपिटल फॉर्मेशन, इससे सीधा कैपिटल फॉर्मेशन होगा क्योंकि इसका पैसा सीधा कंपनी के पास जाएगा। देखो, शेयर मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन होगी सेकेंडरी मार्केट में, तो मेरा पैसा आपके पास जाएगा, मैंने आपसे शेयर खरीदा था। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में मैंने कंपनी से शेयर खरीदा है, तो यहाँ मेरा पैसा सीधा कंपनी के पास जा रहा है, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, वो वाले से उतना कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पेपर में सवाल बन सकता है, ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूशन या कैपिटल फॉर्मेशन कौन करवाता है, ये प्राइमरी मार्केट करवाता है, ध्यान रखना। डन, आगे लिखा हुआ है प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन में, मैंने समझा दिया। अब कैसे प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को कैसे इश्यू करा जाता है, तो बेटा ये सबने सुना होगा आपके जीवन में, आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आईपीओ के बारे में तो सबने सुना होगा। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस इशू करके। प्रोस्पेक्टस के बारे में मैं हल्का सा बता दूंगा, शायद पेपर में कुछ बन जाए, तो बेटा देखना ध्यान से। लिखा हुआ है पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए आईपीओ निकाला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसमें ना कंपनीज को एक प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी का सारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी उस आपके पैसे को, जो भी आपसे पैसा मंगा रही है, उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज करेगी, उससे कुछ खरीदेगी या बैंक वाले का लोन वापस करेगी या कोई नया यूनिट लगाएगी या नया प्रोडक्शन करेगी, क्या करेगी, सारा लेखा जोखा लिखा होता है प्रोस्पेक्टस में। तो कंपनी का प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करने का तरीका, कंपनी पब्लिक इशू करेगी, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालेगी प्रोस्पेक्टस की हेल्प से। इस मेथड में कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है और जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट करती है। अगर आपको प्रोस्पेक्टस अच्छा लगेगा तो आप कंपनी में पैसा लगा दोगे। तो पहला तरीका कि भाई पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। अब इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, कंपनी आईपीओ निकालती है और आईपीओ में वो बहुत ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर सकती है, और बहुत ज़्यादा लोगों को अप्रोच करना एक बहुत अच्छा चीज़ है कैपिटल फॉर्मेशन करवाने में। तो भाई पहला पॉइंट खत्म हो गया। बस क्या ध्यान रखना है आपको भाई, आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि प्राइमरी मार्केट का पहला तरीका, हम शेयर्स को या सिक्योरिटीज को इश्यू करवा रहे हैं फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस। पहला पॉइंट डन। और भी बहुत तरीके हैं, आओ देखते हैं। दूसरा, ऑफर फॉर सेल। ओहो, देखना बेटा, देखना सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल ओएफएस कहलाता है, ऐसे शॉर्ट में ना स्टॉक मार्केट में ओएफएस कहलाता है। अभी कुछ टाइम पहले अडानी ओएफएस लेकर आए थे। ठीक है, सुनना, अंडर दिस मेथड न्यू सिक्योरिटी आर ऑफर टू जनरल पब्लिक। यहां पे भी जनरल पब्लिक को इशू हो रहा है, वहां पे भी जनरल पब्लिक को इशू हो रहा था, बट नॉट डायरेक्टली बाय द कंपनी, सीधा कंपनी नहीं इशू कर रही, बट बाय एन इंटरमीडियरी हु बायज अ होल लॉट ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम द कंपनी। मतलब पहले वाले पॉइंट में सीधा कंपनी ने मेरे को बेचा था, इस वाले पॉइंट में कंपनी ने पहले सिक्योरिटीज को किसी बिचौलिए को पकड़ा दिया, इंटरमीडियरी को, फिर इंटरमीडियरी बाकी सिक्योरिटीज आगे बेच रहा है। खत्म हो गया। जनरली द इंटरमीडियरीज, आमतौर पे इंटरमीडियरीज ब्रोकर्स होते हैं। सो सेल ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस इन 2 स्टेप। तो 2 स्टेप होते हैं, पहला और दूसरा मैं बता देता हूं। पहले में कंपनी ने बेचा इन ब्रोकर्स को, फिर सेकेंड स्टेप में ब्रोकर्स से बेचा हमको। बस यही वाली बात है, खत्म हो गया। इससे फायदा क्या होगा, अंडर दिस मेथड कंपनी सेव फ्रॉम द फॉर्मेलिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अब सवाल ये उठता है, कंपनी ये वाला मेथड क्यों अपनाएगी, क्यों बीच में बिचौलियों को अपना रही है। तो बेटा जब प्रोस्पेक्टस इशू करा जाता है ना फर्स्ट वाले पॉइंट में, तो बहुत सारे ताम झमेले होते हैं, बहुत सारी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। तो वो सारी लीगल कॉम्प्लेक्सिटी से बच जाओगे, कंपनी बच जाएगी अगर ओएफएस लेकर आएगी। ओएफएस में सारी जिम्मेदारी उस ब्रोकर की हो जाएगी। भाई ये ध्यान रखना, केस स्टडी बन सकती है, अगर आप पढ़ रहे हो तो केस स्टडी आराम से कर जाओगे। अगला, प्राइवेट प्लेसमेंट। बेटा कुछ चुनिंदा लोगों को सिक्योरिटी इशू करी जाती है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है। अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटी आर सोल्ड बाय द कंपनी टू एन इंटरमीडियरी एट अ फिक्स्ड प्राइस। यहाँ पे भी इंटरमीडियरीज को बेचा गया फिक्स्ड प्राइस पे। एंड इन सेकेंड स्टेप इंटरमीडियरी सेल दो सिक्योरिटी नॉट टू द जनरल पब्लिक। यहाँ पे इस वाले पॉइंट में इंटरमीडियरी ने किसको बेचा था, जनरल पब्लिक को, लेकिन इस वाले पॉइंट में जनरल पब्लिक को नहीं, कुछ सेलेक्टेड लोगों को बेचा, इसलिए नाम पड़ा प्राइवेट प्लेसमेंट।
जनरल पब्लिक को बेच देता इंटरमीडियरी, फिर वो क्या कहलाता, ऑफर फॉर सेल। सीधा कंपनी बेच देती, फिर वो फर्स्ट वाला पॉइंट कहलाता आईपीओ, है ना। आईपीओ वैसे नीचे लिखा हुआ मिलेगा अलग से भी। आगे लिखा हुआ है राइट इशू। बेटा आपने सुना होगा, जो कंपनी पहले से एग्जिस्टेंस में है, अब वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर दे रही है, तो उसे बोलते हैं राइट इशू। पहले से आपके पास शेयर है, फिर मैं आपको शेयर दे रहा हूं। इस पे सवाल बन सकता है, ये अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट होता है। दिस इज द इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। आप अपनी कंपनी के पहले से मालिक हो, पहले से शेयर होल्डर हो, अब कंपनी आपने इतना पैसा दिया, इतना अपना समय दिया, तो आपको उपहार के तौर पे और शेयर्स देती है, उसे बोला गया राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स आपके काम आएंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको प्री एम्प्टिव राइट्स भी कहा जाता है। प्री एम्प्टिव राइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उन्हीं को मिलेगा जो पहले से शेयर होल्डर्स है, यहाँ पे बाहर वालों को, आउटसाइडर को कोई शेयर मिलने वाला नहीं है। तो बेटा ये सारे जितने भी आप पॉइंट पढ़ रहे हो ना, जितने भी आप पॉइंट पढ़ रहे हो, ओएफएस, प्राइवेट प्लेसमेंट, या फिर ये राइट इशू, या फिर वो प्रोस्पेक्टस वाला, इन सब में फर्स्ट टाइम इशू हो रहा है प्राइमरी मार्केट। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, आईपीओ। बेटा आज के जमाने में जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, प्रोस्पेक्टस वाला, वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉनिक वाले तरीके को बोलते हैं ई आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टॉक मार्केट में आप जाकर कर सकते हो। तो कंपनियां स्टॉक मार्केट में भी फर्स्ट टाइम इशू कर सकती है, और उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है आईपीओ। खत्म हो गया। अब उसके बाद तो सेकेंडरी मार्केट है, और सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। अभी तक आपने इस चैप्टर में सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट पढ़ा, एक बार मैं आओ याद दिला देता हूँ। सबसे पहले आपने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ा कि भाई तू क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट के एक तरीके से आपने फंक्शंस पढ़े थे, लिंक प्रोवाइड करवाता है, प्राइस डिस्कवरी करवाता है, सारे पॉइंट पढ़े थे। ठीक है, फिर फाइनेंशियल मार्केट के हम डिटेल में गए, तो हमें दो वर्ड पता चले, एक पता चला मनी मार्केट, और एक पता चला कैपिटल मार्केट। फिर हमने कहीं ना कहीं दोनों का डिफरेंस करते हुए पूरा खत्म करा। फिर अभी जो चल रहा है हमारा, वो चल रहा है कैपिटल मार्केट। फिर कैपिटल मार्केट में भी दो तरीके के मार्केट हुए। प्राइमरी मार्केट जो मेरा पूरे तरीके से खत्म हो गया, फर्स्ट टाइम जहां इश्यू करा जाता है, वो 4 मेथड 5 मेथड भी हमने पढ़ लिया। और अगला तरीका होगा हमारा सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है। कैपिटल मार्केट इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी मार्केट, जहाँ स्टॉक मार्केट और सेबी की बात चलेगी। बताओ बच्चों, शुरू करें आगे। आओ शुरू करते हैं। देखना, सेकेंडरी मार्केट, बेटा जाहिर सी बात है वो फर्स्ट टाइम मार्केट था, तो ये फर्स्ट टाइम तो नहीं होगा, नाम ही है सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे सीधा कंपनी मेरे को नहीं बेच रही, यहाँ पे कोई और शेयर होल्डर मुझे बेच रहा है। सेकेंडरी मार्केट, यहाँ फर्स्ट टाइम सेल परचेज नहीं हो रहा। द सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज, जो पहले इशू हो रखी है, मतलब वो नया नवेला नहीं है, वो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, 50वां हैंड, 1000वां हैंड, कोई भी हैंड हो सकता है, फर्स्ट हैंड नहीं है, तो ये सेकेंडरी मार्केट हो गया। ठीक है, स्टॉक मार्केट इसमें पढ़ेंगे हम डिटेल में। आगे लिखा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज। बेटा सेकेंडरी मार्केट में डील करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज काम आता है। क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हुए चलना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अब, द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट, सिकरा, ये कानून का नाम है। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट, SCRA, ये एक कानून है, एक्ट है ये, ठीक है, 1956, जो कहता है स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है या बॉडी होती है, चाहे इनकॉर्पोरेटेड, चाहे वो कंपनी की तरह बनी हो चाहे ना बनी हो, और नॉट, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ, यहां से मेन लाइन शुरू है, फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, हेल्प करना, रेगुलेट, चलाना, कंट्रोल चलाना, ऑफ बिजनेस इन बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटी। एक ऐसी संस्था जो इनकॉर्पोरेटेड हुई हो या ना हुई हो, जिसका मेन मकसद है असिस्ट करना, कंट्रोल करना, कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, बाय करने में, सेल करने में और डील करने में सिक्योरिटीज को। तो सिक्योरिटी को खरीदने में, बेचने में हेल्प करना, रेगुलेट करवाना, कंट्रोल करवाने के लिए जो संस्था काम आती है, दैट संस्था इज नोन एज स्टॉक एक्सचेंज। ये डेफिनेशन लॉ में लिखी हुई है। आगे, स्टॉक एक्सचेंज तेरे क्या काम है? बेटा स्टॉक एक्सचेंज के बहुत सारे फंक्शन है, आओ पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले इकोनॉमिक बैरोमीटर। जितना स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे होगा, उतना ही इकोनॉमिक कंडीशन ऊपर नीचे होंगी। तो इकोनॉमी का बैरोमीटर है स्टॉक मार्केट। बैरोमीटर मतलब एक यंत्र है जिससे इकोनॉमी की कंडीशन पता चलती है। अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। अगर आपको किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन देखनी है तो उसका स्टॉक एक्सचेंज देख लो।
इकोनॉमिक बैरोमीटर, खत्म। दूसरा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, बेटा ये आपने पहले भी पढ़ा था। स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज के प्राइस पता चलते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और ये डिमांड एंड सप्लाई स्टॉक एक्सचेंज से पता चलेगा। तो स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या हुआ? स्टॉक एक्सचेंज का काम हुआ प्राइसिंग पता लगवाना, सिक्योरिटीज का प्राइस पता चलवाना विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। द सिक्योरिटी ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, जो प्रॉफिटेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है उनकी सिक्योरिटीज हायर प्राइस पे होंगी, और जो लॉस मेकिंग कंपनी है उनकी सिक्योरिटीज सस्ते में हो रही होगी। तो चीजों के प्राइस, सिक्योरिटीज के प्राइस पता चलवा रहा है, पहला इकोनॉमिक बैरोमीटर। दूसरा प्राइस डिस्कवरी करवाने में हेल्प कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज का तीसरा फंक्शन। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि बेटा कानून काम कर रहा है स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में दुनिया भर के कानून लग रहे हैं, सिकरा लग रहा है, कंपनीज एक्ट लग रहा है, सेबी ऊपर से नजर रख रहा है। तो यहाँ पे सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे आपके पैसे के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, नो डाउट। रिस्क है, ध्यान देना, रिस्क इस चीज का है कि हो सकता है आपकी कंपनी को लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपके पैसे को लेकर भाग जाएगा। तो थोड़ी सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन है। अगला कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टॉक मार्केट जितना ज्यादा फलेगा फूलेगा उतना ज्यादा स्टॉक देश में भी तरक्की होगी। इन स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी ऑफ वेरियस कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड, बहुत सारी कंपनियों के शेयर को खरीदा बेचा जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट, बेचना और खरीदना, डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट हेल्प्स टू इन्वेस्ट इन मोस्ट प्रोडक्टिव यूजर्स। इससे अच्छी जगह पैसा जाएगा, अच्छी जगह पैसा जाएगा तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है स्टॉक एक्सचेंज। चार फंक्शन आपके सामने, बोलो बेटा। यस, और भी बहुत सारे हैं। पांचवा स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, लिखा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज एनकरेजेस पीपल, ये लोगों को प्रोत्साहित करता है टू इन्वेस्ट इन ओनरशिप सिक्योरिटीज बाय रेगुलेटिंग न्यू इशू। भाई ये लोगों को प्रोत्साहित करता है कि तुम मालिक बनो, लोन की तरह पैसा मत दो, शेयर होल्डर बनो, मालिक बनने के लिए प्रेरित करता है। ये स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है। अगला प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, जिनको सट्टेबाजी अच्छी लगती है, लेकिन हेल्दी सट्टेबाजी, लॉ के तहत होते हुए सट्टेबाजी अच्छी लगती है, तो आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हो। तो स्पेकुलेशन प्रोवाइड करवाता है। लिक्विडिटी पहले भी पढ़ा था, सिक्योरिटीज को आप तुरंत खरीद बेच सकते हो, आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है, तुरंत आप बेचकर अपना पैसा निकाल सकते हो। अगला बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, बेटा इससे बहुत ज़्यादा काम करनी है। प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट लोगों को सेव और इन्वेस्टमेंट करवाने की आदत को डेवलप करवाता है। वहाँ पे मालिक बनाना सिखा रहा था इक्विटी कल्ट के अंदर, और यहाँ पे लोगों को सेव और इन्वेस्टमेंट करवाने की हैबिट डलवाना चाहता है। तो बेटा ये अलग अलग फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज के, आप 4-5 याद रखना इनफ है, और 4-5 याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है भाई। बताओ आगे बढ़े। चले आगे बढ़े। अभी तक आपको ये चैप्टर कुछ मुश्किल नहीं लगेगा भाई, सच मानो यकीन मानो चैप्टर मुश्किल है भी नहीं। बिजनेस कहाँ से मुश्किल हो सकती है भाई। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग प्रोसीजर पेपर में आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन एक बार देखते हुए चलते हैं। ट्रेडिंग प्रोसीजर में सबसे पहले अगर बाय चांस आया तो 6-7 नंबर का आएगा, 7 नंबर का तो नहीं, 6 नंबर का आएगा। ट्रेडिंग का प्रोसीजर स्टॉक मार्केट में ऐसे ऑपरेट करता है कि आपको सबसे पहले अपना ब्रोकर सेलेक्ट करना होता है। बेटा सुन लेना, मैं आपको ना थोड़ा समझा देता हूँ। डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी कहते हैं इसे। आप में से जो भी स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी लेन देन करता है उससे डीपी से पाला पड़ता होगा। सुनना ध्यान से, अच्छे से। डिपॉजिटरी भारत में 2 ही हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। डन। अगर किसी के पास पैन कार्ड है तो जाकर देखना, पीछे ये लिखा होगा। डिपॉजिटरी सिर्फ 2 है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जिसे हम लोग ब्रोकर कहते हैं, ब्रोकर्स, ये बहुत सारे, लाइक जीरोधा, लाइक ग्रो, लाइक आपने बहुत सारे और नाम सुने होंगे, 5 पैसा, शेयर खाना, और भी बहुत सारे। ठीक है बेटा, हम इन लोगों को पहले सेलेक्ट करेंगे डिपॉजिटरी को, फिर डिपॉजिटरी
को मैं सारे अपने डॉक्यूमेंट दूंगा, ये सब अभी बुक में लिखा हुआ दिखाऊंगा। मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ दूंगा डीपी को। फिर डीपी मेरे डॉक्यूमेंट डिपॉजिटरी को भेजेगा। फिर मेरा एक डीमैट अकाउंट खुलेगा। बेटा यही है काम का वर्ड, मेरा डीमैट अकाउंट खुलेगा। और डीमैट का पूरा नाम है डीमैटेरियलाइजेशन, पूरा नाम है डीमैटेरियलाइजेशन। तो मेरा डीमैट अकाउंट खुलेगा जहाँ पे मैं सारे शेयर खरीदूंगा, बेचूंगा, वो वहीं पे नजर आएंगे। तो ये डीमैट अकाउंट खुलवाने में हेल्प करवाते हैं ये लोग, जिसमें मेन अहम भूमिका डीपी निभा रहा है और डिपॉजिटरी निभा रहा है। ये मेरे को आपको सिखाना है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा ना। है दोनों इंटरमीडिएट, लेकिन ये है ब्रोकर और ये सरकारी संस्था है एक तरीके से, डिपॉजिटरी, एनएसडीएल और सीडीएसएल। पैन कार्ड वगैरह भी यही बनवाते हैं इंडिया के अंदर। चलो अब मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको ब्रोकर को सेलेक्ट करना है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर के द्वारा हो सकती है, जो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं। सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर होने चाहिए, आपके घर के ब्रोकर नहीं होने चाहिए। दूसरा, तो आपको उसको, ये आगे बेटा वही लिखा हुआ है जो मैं आपको समझा रहा था, आपको उसको दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स मतलब सब कुछ, ये देखो, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस, बैंक अकाउंट, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल, आपको सारी बातें बतानी पड़ेंगी, बता दिया। फिर आपका एक डीमैट अकाउंट खुलेगा, लिखा हुआ है डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। एमसीक्यू बन सकता है बेटा इस चीज पे। डीमैट अकाउंट का ही दूसरा नाम होता है बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। रेफर्स टू एन अकाउंट जहां पे इंडियन सिटीजन को खोलना ही पड़ेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब जीरोधा और इन सब के साथ मेरे को अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। फिर प्लेसिंग द ऑर्डर, मेरा स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट खुल गया है, अब मैं ऑर्डर को प्लेस कर दूंगा। लिखा हुआ है आफ्टर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट द इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर, मैं अपने ऑर्डर को प्लेस कर दूंगा। मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस, फिर जो मेरा ब्रोकर है वो जितने प्राइस पे मैंने शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस करा है वो प्राइस ढूंढेगा कहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेट से मैंने किसी कंपनी के 100 शेयर एट द रेट 10 रुपए पे खरीदने के लिए अपने ब्रोकर को बोला जा खरीद के ला, इसका वो कमीशन भी लेगा मेरे से। अब वो जाएगा मार्केट में जाएगा, अगर 100 क्वांटिटी कोई 10 रुपए पे बेच रहा होगा तो मेरे लिए खरीद के लाएगा, मेरे लिए खरीद देगा वो, ठीक है। तो वो मैचिंग हो रही है। फिर खरीदने के बाद ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा जाएगा। when the share can be bought or sold at the price mentioned, जो मैंने प्राइस बोला था उस पर खरीद बिक गया तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे एग्जीक्यूट होगा मेरे नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाएगा जो मेरे मेल पे भी आता है, जिसके अंदर कितने बज के कितने सेकंड पे कितने सिक्योरिटीज को कितने रेट पे खरीदा गया सब कुछ मेंशन होता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाएगा। फिर उसके बाद डिलीवरी ऑफ शेयर, मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और मेरे अकाउंट से पेमेंट डेबिट हो जाएगी। ये सारे प्रोसेस डेली मर्रा पे लाखों करोड़ों की संख्या में डेली चलते हैं स्टॉक मार्केट में। और फिर सेटलमेंट साइकिल आएगा, जितना भी आपने सिक्योरिटी खरीदी बेची होगी वो सब। अभी तो बेटा ये T+2 चल रहा है ना, T+2 मतलब हुआ ट्रांजैक्शन और 2 दिन, लेकिन अब ये T+0 भी हो चुका है। ट्रांजैक्शन प्लस 0 दिन मतलब सेम डे पे ही सेटलमेंट हो जाएगा। जिसने बेचा होगा उसको पैसा मिल जाएगा, जिसने खरीदा होगा उसको शेयर मिल जाएगा। तो बेटा आपने क्या करा, आपने प्रोसीजर अगर बाय चांस आए तो कितना ईजी है। सबसे पहले आपने अपने ब्रोकर को सेलेक्ट करा। ब्रोकर को सेलेक्ट करवाने के बाद आपने उसे दुनिया भर की डिटेल देकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया। फिर आपने ऑर्डर को प्लेस करा। फिर आपके ऑर्डर के प्लेस से रिलेटेड चीज़ों को आपके डीपी ने मैचिंग करी। मैचिंग करने के बाद ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट दिया। ये तो स्टॉक मार्केट में डेली हो रहा होता है, लगातार प्रोसेस चल रहा होता है। भाई डन है? यस सर। आगे क्या लिखा हुआ है, ये डीमैट सिस्टम कैसे काम करता है। तो डीमैट सिस्टम में बेटा सिक्योरिटी को फिजिकली खरीदा बेचा नहीं जाता। मैं आपको बता देता हूँ डीमैटेलाइजेशन क्या होता है। डीमैट अकाउंट में से पहले जमाने में कागजों पे खरीदा बेचा जाता था, अब वो सारा डीमैटेलाइज करवा दिया जिससे धोखाधड़ी के चांसेस कम हो जाए, नकली साइन वाइन के चांसेस कम हो जाए, इसलिए डीमैट अकाउंट का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। बस यही है इसके अंदर। डिपॉजिटरी के दो लोग होते हैं, एक होता है डिपॉजिटरी और एक होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपॉजिटरी क्या होता है बेटा, नाम डिपॉजिटरी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। डिपॉजिटरी बेसिकली मेरे बिहाफ पे शेयर्स को हेल्ड करता है, इज अ डिपॉजिटरी। ध्यान सुनना, अगर मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे हैं, अगर मैंने रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदे हैं तो मेरे डीमैट अकाउंट में 100 शेयर नजर आ रहे हैं, मेरे डीमैट अकाउंट में 100 शेयर नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे बिहाफ पे पता है ये शेयर किसके पास रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं मेरे डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास नहीं रखे, डिपॉजिटरी के पास रखे, एनएसडीएल सीडीएसएल के पास रखे। उसका कोई डिविडेंड मिला, उसका कोई प्रॉफिट मिला, वो मुझे मिलेगा, इसलिए मुझे बोला जाता है बेनिफिशियल ओनर।
मेरे को कहा जाएगा, जिसका डीमैट अकाउंट है उसे बोला जाएगा बेनिफिशियल ओनर। तो डिपॉजिटरी बेसिकली मेरे बिहाफ पे सारे शेयर्स को अपने पास हेल्ड करता है। मेरे पास रिलायंस, टाटा, फलाना निमकाना सबके शेयर है, तो वो सब मेरे डीमैट अकाउंट में है, लेकिन वो रियलिटी में कहाँ रखे हुए हैं? वो रखे हुए हैं डिपॉजिटरी के पास। तो ये होता है डिपॉजिटरी, ठीक है। डिपॉजिटरी एक संस्था है जो सिक्योरिटीज को होल्ड करती है, शेयर्स को, डिवेंचर को। डिपॉजिटरी इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्ट करता है डीपी के हेल्प से। बेटा डिपॉजिटरी सीधा मुझसे कोई बात नहीं करेगा, डिपॉजिटरी को मुझ तक कोई बात पहुंचानी है तो वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को बोलेगा। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को बोलेगा, वो मुझे बोलेगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर डीपी कैन ऑफर सर्विस ओनली आफ्टर, डीपी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है ये सेबी से सर्टिफिकेट लेने के बाद, लाइसेंस लेने के बाद ही काम कर सकता है। इतनी बातें ध्यान रख लेना, इनफ रहेगा। बोलो जी, आगे बढ़े। हाँ सर, डीपी हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ब्रोकर वगैरह होते हैं। जो प्लेटफॉर्म, बेसिकली डीपी वो लोग होते हैं जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं, एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ पे आप सिक्योरिटी को खरीद बेच सकते हो। चलो जी, आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। अब स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस आपने सुने होंगे, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। सेंसेक्स भी है, निफ्टी भी है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, बहुत सारे वो होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं। बहुत सारे शेयर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक नंबर में आ सकता है, इसे आप पढ़ लेना आराम से। अब मैं आपको सेबी के बारे में पढ़ा रहा हूँ। सेबी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक सरकारी संस्था है भाई। ये कैसी संस्था है? सरकारी। सेबी वॉज सेटअप इन 1988 में इसकी स्थापना हुई टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। जो सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी की स्थापना हुई। सेबी प्रमोट्स ऑर्डरली एंड हेल्दी डेवलपमेंट। सेबी बढ़ावा देता है हेल्दी विकास को स्टॉक मार्केट के। इनिशियली सेबी के पास ज़्यादा पावर नहीं थी, बाद में जाकर सेबी के पास ज़्यादा पावर आ गई। शुरुआत में सेबी एक वॉच डॉग था, सिर्फ नज़र रखने वाला डॉग था। लेकिन 1992 में वो जो स्कैम आपने सुना होगा, स्कैम 1992, जो सीरीज भी देखी होगी आपने, मूवी देखी होगी हर्षद मेहता वाली, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नजर आई। तो सेबी को वॉच डॉग की जगह एक काटने वाला कुत्ता बना दिया। पहले नजर रखने वाला कुत्ता था, अब काटने वाला कुत्ता, मतलब वो आपको सजा भी सुना सकता है। तो सेबी को मेजर पावर मिली थी मई 1992 में, ठीक है। सेबी का एस्टेब्लिशमेंट के पीछे कारण क्या था भाई? स्टॉक मार्केट में मैल प्रैक्टिसेस हो रही थी। मैल प्रैक्टिसेस का मतलब गलत एक्टिविटीज हो रही थी, इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रॉड वगैरह हो रहे थे, विंडो ड्रेसिंग हो रही थी, नकली काम हो रहे थे। इससे बचने के लिए सेबी की स्थापना हुई ताकि फ्रॉड वगैरह कम हो जाए, नॉर्मल इंसानों को लॉस कम हो। पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी, क्या है भाई रोल और पर्पस सेबी का? तो देखना ध्यान से, पेपर के लिए भाई ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चल रहा है भाई। सेबी 3 लोगों के लिए काम करता है। पहला, इशुअर, इशुअर मतलब कंपनी जो शेयर मार्केट को में शेयर इशू कर रही है। दूसरा, इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया है। और तीसरा, इंटरमीडियरी जिसकी हेल्प से शेयर्स को खरीदा बेचा जा रहा है। इन तीनों के लिए, इन तीनों के भले के बारे में सोच रहा है हमारा सेबी। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है सेबी के? सेबी के ऑब्जेक्टिव्स ये रहे, ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा, फंक्शंस के अंदर सेम ही मिलेगा। सेबी का पहला ऑब्जेक्टिव, टू रेगुलेट द स्टॉक एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिविटीज अच्छे से हो। टू प्रमोट द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर एंड इंश्योरिंग सेफ टू देयर इन्वेस्टमेंट। भाई इन्वेस्टर को सेफ्टी मिले, उनका पैसा कहीं फ्रॉड के भेंट ना चढ़ जाए, तो वो स्टॉक सेबी नजर रखता है। फ्रॉडुलेंट और गलत एक्टिविटीज को रोक के रखता है। टू रेगुलेट एंड डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी उनके इंटरमीडियरी है, लाइक डीपी हो गया, डिपॉजिटरी हो गया, इन लोगों को क्या करना है, इनके कोड ऑफ कंडक्ट, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी सेबी बताता है। तो सेबी ओवरऑल पूरे स्टॉक मार्केट पे सब पे नजर रख रहा है, ठीक है। फंक्शंस क्या है सेबी के? तो बेटा सेबी के 3 फंक्शन होते हैं, पीआरडी। कितने फंक्शन होते हैं? पीआरडी, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंटल। प्रोटेक्ट करेगा, रेगुलेट भी करेगा और डेवलप भी करवाएगा स्टॉक एक्सचेंज को। तो पहला है प्रोटेक्टिव। देखना बच्चों, प्रोटेक्टिव में भी अब कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट है। प्रोटेक्टिव के अंदर लिखता है, कहाँ गया, पहले से मैं बता देता हूं भाई। अब ये चैप्टर आपको थोड़ा सा ऐसा दे रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है। पहले अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा तो अब आपको ये बहुत हद तक समझ में आ गया होगा, और पहले पढ़ा होगा तो रिवाइज में तो पक्का आपको पूरा याद हो गया होगा। प्रोटेक्टिव फंक्शन में लिखता है बेटा, दीज फंक्शन आर परफॉर्म बाय द सेबी। सेबी परफॉर्म करता है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी इन्वेस्टमेंट उनकी प्रोटेक्टेड रहे, बची रहे, ठीक है। वो लोग प्राइस रिगिंग करते हैं, प्राइस रिगिंग पे कंट्रोल लगाते हैं। प्राइस रिगिंग मतलब प्राइस में कोई छेड़छाड़ ना हो, गलत छेड़छाड़ ना हो। भाई स्टॉक मार्केट में मेन चीज़ तो मेरे स्टॉक का प्राइस है। अगर वही खराब होने लग गया, उसी में लोग छेड़छाड़ करने लग गए, तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो लिखा हुआ है
प्राइस रिगिंग टू मैनिपुलेटिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। मैनिपुलेट मतलब होता है बेटा छेड़छाड़ करना, किसी भी सिक्योरिटी के प्राइस को छेड़छाड़ करना, जिससे मेन पर्पस होगा उसके प्राइस को इन्फ्लेट करना या डिप्रेस करना, जानबूझकर किसी के प्राइस को बढ़ाना या किसी के प्राइस को गिराना, किसी शेयर के प्राइस को बढ़ाना घटाना, ये सारी प्राइस रिगिंग कहलाती है। ये सारे कामों को रुकवाता है, जानबूझकर नहीं होना। जो नॉर्मल डिमांड और सप्लाई उससे हो, कोई जानबूझकर गलत मकसद से ये काम ना कर पाए। लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है भाई, कभी कभार इतना गिर जाता है मार्केट। दूसरा, इनसाइडर ट्रेडिंग को भी रुकवाता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस रिगिंग भी रुकवाता है, प्राइस में छेड़छाड़ रुकवाता है, और इनसाइडर ट्रेडिंग भाई कंपनी की अंदर की डिटेल, खुफिया डिटेल, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के मालिक, कंपनी के प्रमोटर बाहर वालों को भी तो बता सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन बाहर वालों को बता सकते हैं। तो ये चीजें रोकना, अगर बता दिया तो बाकी जो मासूम शेयर होल्डर है उनके साथ नुकसान हो सकता है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग कंपनी की कॉन्फिडेंशियल गोपनीय अंदर वाली बातें बाहर वालों को पता ना चले, इस चीज को लेकर डायरेक्टर्स को हड़का के रखता है, कंपनी के अंदर के लोगों को डरा के रखता है हमारा सेबी। तो प्राइस रिगिंग में हेल्प करवा रहा है, प्राइस रिगिंग को रुकवा रहा है, और इनसाइडर ट्रेडिंग को भी रुकवा रहा है। ठीक है जी, आगे लिखा हुआ है सेबी प्रोहिबिट करता है फ्रॉडुलेंट और अनफेयर प्रैक्टिसेस को, जो फ्रॉडुलेंट वाली प्रैक्टिस है और गलत व्यापार की प्रैक्टिस है उन्हें रुकवाता है। सेबी अंडरटेक करता है कि इन्वेस्टर को एजुकेट करे कि कैसे करना चाहिए, कौन सी कंपनी के शेयर खरीदो, कैसे खरीदो, कब खरीदो, वो सब एजुकेशन का काम करता है। सेबी एजुकेट करवाता है। सेबी फेयर प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट बताता है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कौन से स्टॉक मार्केट को, कौन से एनएससी को, बीएससी को, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सबको क्या करना है, कैसे काम करना है, निफ्टी 50 क्या होगा, और सेंसेक्स में कौन कौन से शेयर्स होंगे, ये सारी चीजें रेगुलेट कर रहा है। दूसरा बेटा ये था मेरा प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव में ना मेन दो ही पॉइंट थे, एक प्राइस रिगिंग और दूसरा इनसाइडर ट्रेडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट यही थे, प्राइस रिगिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग वाले पॉइंट। अब आओ उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके डेवलपमेंटल फंक्शन। दीज फंक्शन आर परफॉर्म बाय द सेबी, ये तो वही लिखा हुआ है, सेबी परफॉर्म करता है। सेबी प्रमोट्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट, भाई ट्रेनिंग देता है, जाहिर सी बात है इंटरमीडिएट्स को ट्रेनिंग मिलेगी तो विकास होगा, डेवलपमेंटल होगा। दूसरा, सेबी ट्राइज टू प्रमोट एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल एडॉप्टेबल अप्रोच, एक अच्छा अप्रोच देता है, एक अच्छा काम करने का माहौल प्रोवाइड करवाता है। सेबी हैज परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग, घर पे बैठे बैठे स्टॉक मार्केट पे लॉगिन करके आप शेयर खरीद बेच सकते हो। सेबी हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्टिकल, जो अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी इजी बना दिया गया। तो कुल मिलाकर चीज़ों को इजी करा जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है, मेन इसके अंदर यही था। और उसके बाद रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, दीज फंक्शन आर परफॉर्म बाय द सेबी, सब में लाइन लिखी हुई है। सेबी हैज फ्रेम, रेगुलेट करवा रहा है, रेगुलेट करवा रहा है बच्चे, मतलब रेगुलेट करवा रहा है मतलब क्या बना रखे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, ब्रोकर्स को, बैंकर्स को, अंडरराइटर को, डीपीस को क्या काम करना है, सारे इंटरमीडिएट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहा है हमारा सेबी। तो प्रोटेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलेटरी भी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंटल भी इंपॉर्टेंट, तीनों ही इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद ये चैप्टर खत्म है, फिर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ये से मैं अभी नहीं करवाऊंगा। मेरी तरफ से बेटा ये एक अच्छा चैप्टर खत्म हो गया। मेरे पास आपके लिए ये भी है, आ जाए जल्दी। ये एक सैंपल पेपर है, अच्छा सैंपल पेपर है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसे मैं आपको एक क्लास लेकर उसमें अलग से करवाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 40-45 मिनट की हो चुकी है क्लास। हाँ, तो इनफ है, ये चैप्टर आप आराम से ख़त्म करो। मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट एक बड़ा चैप्टर है, उसे भी आपको ख़त्म करवाऊंगा। सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर छोड़कर बाकी तीनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो चुका है और फाइनेंशियल मार्केट हो गया है। डन, मार्केटिंग मैनेजमेंट और फिर सैंपल पेपर के साथ फटाफट मिलेंगे। जब तक आप प्लीज़ बिजनेस पे फोकस करो, अच्छे से फोकस करो, नंबर आते हैं अच्छे से लिख कर आना। बाय बाय और टेक केयर।